Hello everyone, welcome to DP Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description. So in this video, we are going to see the results of Venus in all 12 houses in terms of what you should do and you should not do in your marriage. बेसिकली ये वीडियो इस रिलेटेड होगा कि आपके वीनस कहाँ पर बैठे हैं और उससे हमें पता लगता है कि हमें मैरिज लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट मैरिज लाइफ। सो ये हम बेसिकली D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों से देखते हैं कि आपका वीनस D1 चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है और D9 चार्ट में कौन से हाउस में बैठा हुआ है और उससे ये रिजल्ट्स पता लगते हैं। सो ये डू एंड डोंट का जो वीडियो होगा मैं इसको पार्ट 1 और 2 में बनाऊंगा। सो दिस इज द पार्ट 1 वेयर वी विल डिस्कस ओनली द डू पार्ट्स, हमें क्या करना चाहिए इन मैरिज लाइफ टू मेक इट परफेक्ट। सो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम डोंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सो दैट वी विल हैव द परफेक्ट मैरिज लाइफ। सो ये इसको आप अपने वीनस के पोजीशन से देख सकते हो, आपके वीनस कौन से हाउस में बैठा है आपके D1 चार्ट एंड D9 चार्ट दोनों में। अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में बैठा है D1 चार्ट में और सिक्स्थ हाउस में बैठा है D9 चार्ट में, तो आपको दोनों के रिजल्ट्स देखने हैं, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, और दोनों के रिजल्ट्स के कंबाइन इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। एंड जनरली मैंने देखा है कि D9 चार्ट के जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली और ज़्यादा एक्यूरेट देखने मिलता है रादर देन D1 चार्ट। पर दोनों के रिजल्ट्स आप देख सकते हो और उससे कंबाइन एनालिसिस आप निकाल सकते हो कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे और क्या आपको करना चाहिए इन योर मैरिज लाइफ। सो वीनस इन द फर्स्ट हाउस, अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट यानी कि आपके लग्न चार्ट और आपके D9 चार्ट यानी कि नवांश चार्ट में, तो ये दिखाता है कि आपको आपके मैरिज लाइफ में फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी दोनों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस बना के रखना है फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी दोनों में। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकली इंटीमेसी पे ध्यान दे रहे हो और इमोशनल इंटीमेसी जो हम एक डेप्थ फील करते हैं, इमोशनल डेप्थ, वो कनेक्शन मिसिंग है। तो इसमें आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। एंड इवन इट शोज़ कि आपको आपके जो कम्युनिकेशन है या फिर आपकी ड्यूटीज़ है उसमें भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। आपको एक हार्मोनी क्रिएट करके रखनी चाहिए थ्रू योर कम्युनिकेशन एंड इन योर ड्यूटीज़ ऑल्सो। लाइक ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट नहीं करना है या बहुत ज़्यादा खराब वे में, रूड वे में कम्युनिकेट नहीं करना है या बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होके बहुत ही अपीलिंग वे में कम्युनिकेट नहीं करना है। एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। सेम इन ड्यूटीज़ ऑल्सो, कि ड्यूटीज़ में भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको समझ के ड्यूटीज़ को डिवाइड करके हमको मैरिज लाइफ में फुलफिल करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक पर ही बर्डन आएगा, एक पर ही ज़्यादा प्रेशर आएगा ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने में, तो ये इम्बैलेंस दिखाएगा और इससे प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो मेक श्योर कि ड्यूटीज़ भी इक्वली बैलेंस हो मैरिज लाइफ में। And also it shows कि you have to ensure mutual understanding in marriage and also compromises। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपका जो भी डिसीजन होगा एज अ कपल, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो किसी सामने वाले को, या बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं ना कि एक एक दबा रहा है और एक दब रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए मैरिज लाइफ में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड समटाइम्स आपके ओर से, आपके एंड से कॉम्प्रोमाइज अगर नेसेसरी दिखता है टू सेव द बॉन्ड, तो इसमें ये भी करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको आपके झुकने से या फिर आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, तो आपके ट्राई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो वीनस है, इट शो वीनस एक ऐसी एनर्जी लाता है जो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एंड मैनिपुलेटिव भी होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू गवर्न अ रिलेशनशिप इन अ अप्रोप्रिएट वे। सो इसी की वजह से यहाँ पर आप कभी-कभी डिप्लोमेटिक या फिर
ऐसे सिचुएशन में भी डील कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी लॉयल टू योर पार्टनर। एंड यहाँ पर एक और चीज़ करनी चाहिए कि यू हैव टू अप्रिशिएट योर स्पाउस लुक्स एंड अपीयरेंस। जब भी आपके स्पाउस रेडी होते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सपोज उनकी लुक्स में या फिर अपीयरेंस में कुछ प्रॉब्लम है, सपोज उनके वेट को लेकर या फिर और कोई किसी चीज़ को लेकर, तो भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और मतलब उनके लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। लाइक अगर वो वेट उनका ज़्यादा है तो उनको कम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए इन गुड सेंस। और उनके अपीयरेंस और ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना देना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको भी अपने अपीयरेंस और ग्रूमिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे भी काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा आपके मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर आपको आपके स्पाउस के पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करना चाहिए। वो पर्सनली अपने लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए और इंडिविजुअलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि आप दो दो पर्सन का यहाँ पर यूनियन तो है, बट स्टिल यू हैव सम इंडिविजुअल गोल्स इन योर लाइफ, सो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आपको रोमांटिक और क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ऑफ लव, ये आपको बढ़ाना चाहिए। तो इससे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर वीनस है, वो सिंबलाइज करता है लव एंड रिलेशनशिप को। बट यहाँ पर वो एक चीज़ सिखाता है कि आपको आउटर ब्यूटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको इनर ब्यूटी पर ध्यान देना है। वीनस वो नहीं है जो हम एक्चुअल में हम जो देखते हैं या फिर हम जो फ़ील करते हैं, आउटर ब्यूटी जो है वो। वीनस हमें सिखाता है कि इनर ब्यूटी पर कैसे फ़ोकस करना चाहिए, इनर ब्यूटी को फ़ील करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो पर्सन की इनर ब्यूटी को आप देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। सो इससे भी काफ़ी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आएँगे। नाउ वीनस इन द सेकंड हाउस, अगर आपका वीनस सेकंड हाउस में है आपके डी1 चार्ट और डी9 चार्ट में, तो ये दिखाता है कि आपको आपकी मैरिज लाइफ में हार्मनी क्रिएट करके रखनी चाहिए, स्पेशली आपके फैमिली में हार्मनी क्रिएट करके रखनी चाहिए। इट शोज़ कि आपके जो फैमिली के साथ रिलेशंस होंगे, वो अगर अच्छे रहेंगे तो आपके मैरिज लाइफ भी अच्छी जाएगी। उस पर भी उसका इफ़ेक्ट आएगा, अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ पर आपको आपके जो मटेरियलिस्टिक प्लेज़र्स हैं, उस पर जो आप स्पेंड करते हो उसको भी बैलेंस में रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक प्लेज़र्स में स्पेंड कर रहे हो, या फिर उधर आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है टुवर्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ फूड, या फिर फैमिली की तरफ जो आपके फाइनेंसेस होते हैं उसके उसमें, या फिर ऐसे सारी चीज़ों में आपका पैसा जाएगा, बट यू हैव टू कंट्रोल इट। और यहाँ पर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए कि जब भी आप कोई डिसीजन लोगे एज अ कपल, तो वो फाइनेंशियली ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें दोनों अग्री कर रहे हैं, दोनों की सहमति है, दोनों से मतलब पूछ के ये डिसीजन हो रहा है, तो ऐसा होना चाहिए जो जॉइंटली हम प्लान करते हैं, हमारे एक्सपेंसेस कहाँ होंगे, सेविंग्स कैसे होंगी, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगे। तो आपको इसमें भी यूनियनशिप बना के रखनी चाहिए फाइनेंस रिलेटेड मैटर में। एंड मेक श्योर आप स्वीट एंड पोलाइट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा स्वीट होके, पोलाइट होके, ऐसे वे में आपका कम्युनिकेशन बाहर आना चाहिए आपके स्पाउस के साथ। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी मेलेफिक इफेक्ट आएगा आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन में ख़ास करके ध्यान रखना चाहिए, वो काफ़ी स्वीट, पोलाइट एंड एलिगेंट हो। अ, आप आपको टाइम टू टाइम आपका लव एंड रोमांस एक्सप्रेस भी करना चाहिए थ्रू कम्युनिकेशन। बिकॉज़ अगर यहाँ पर वो एक्सप्रेशन नहीं होगा आपके जो लव, रोमांस या फिर अफेक्शन का, स्पेशली थ्रू कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इसकी वजह से आपको एक्सप्रेसिव बनना चाहिए,
स्पेशली थ्रू कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई है कि अगर इफ़ आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या फिर कोई गज़ल, शायरी या फिर इस सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको मतलब आप अपनी वाइफ़ के लिए कुछ गज़ल लिख रहे हो, उनको सुना रहे हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हो, कुछ शायरी आप बोल रहे हो, ये भी देखा जा सकता है। इससे भी काफ़ी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है। अगर आपको ये सब पसंद हो करना तो अ, इवन आप डेट पे जा सकते हो, मतलब आप कुछ टेस्टी फूड खाने जा सकते हो, जो फाइन डाइनिंग होती है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ होगी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ ट्रेडिशन होंगे फैमिली में चले आते हैं, जो रिचुअल्स चले आते हैं फैमिली के, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको हैपीली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हैं आपके मैरिज लाइफ़ में। नाउ वीनस इन द थर्ड हाउस। अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में है आपके D1 चार्ट और D9 चार्ट में, तो ये दिखाता है आपको फ़ोकस करना चाहिए ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पर। आपका जो कम्युनिकेशन हो उसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी है, मैनिपुलेशन है या फिर एग्रेसिवनेस है, ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो या ऐसा कुछ। आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। And you need to express your love and romance, especially through communication, because यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके मैरिज लाइफ में, और स्पेशली क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में मे बी अगर आपको सिंगिंग का या फिर कुछ राइटिंग का शौक हो, तो जैसे आप कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हो, सॉन्ग गा रहे हो या फिर गज़ल या फिर शायरी आपने कुछ लिखी है, तो वो सुना रहे हो आपके स्पाउस को, या फिर एक बहुत ही हम आजकल लेटर तो कोई नहीं लिखता बट जनरली मैसेजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लिख रहे हो आपके स्पाउस के लिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, स्पेशली थ्रू कम्युनिकेशन। तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर यू इन मैरिज लाइफ। एंड यहाँ पर स्पाउस के जो क्रिएटिव परस्यूट्स होते हैं उसको भी बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोज़ उनको कुछ कुकिंग पसंद हो, गार्डनिंग पसंद हो या फिर कुछ और भी कोई आर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसे हॉबी हो उनकी, तो उसमें उन या फिर उनको कोई स्किल डेवलप करनी हो, तो इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनके हार्ड वर्क को। और आप भी आपके दोनों की जो शेयर्ड हॉबीज़ होगी, मतलब आपके और आपके स्पाउस की कॉमन हॉबीज़ होगी, उसको साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप दोनों को सपोज़ गार्डनिंग करना पसंद है, तो आप हफ्ते में 1 दिन साथ में गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर पेंटिंग करना पसंद है, तो साथ में पेंटिंग कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आप दोनों को पसंद है, तो आप शेयर्ड हॉबीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो साथ में। और यहाँ पर जॉइंट एडवेंचर पे जाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप कहीं पे आपके स्पाउस के साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हो, या फिर कहीं आउटिंग करने जा रहे हो जस्ट ऐसे ही सिटी में, या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इस सारी चीज़ों के रिलेटेड भी आप कोई जॉइंट एडवेंचर पे जा सकते हो आपके स्पाउस के साथ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको यूनियनशिप को इंक्रीज़ करना है। यानी कि जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, और जो भी आपका ड्यूटीज़ होंगे, उनको मैनेज करना है एज़ अ यूनियन, एज़ अ कपल। यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए कि एक पर ही ज़्यादा बर्डन आ रहा है, या फिर एक जो है वो मतलब काफ़ी निग्लेक्ट कर रहा है ये सारी चीज़ों को, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एज़ अ कपल आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए सारी चीज़ों को। और यहाँ पर शेयर्ड गोल्स जो होते हैं, उस पर भी आपको काम करना चाहिए कि आपके स्पाउस के क्या गोल है, वो कैसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, उनमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो इससे भी बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जो अ, एक दूसरे के हार्ड वर्क्स होते हैं या फिर एफर्ट्स होते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक सपोज़ आपके स्पाउस आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ गिफ्ट्स ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको
ये एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको भी आपके तरफ से, आपके साइड से कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए मैरिज लाइफ में। एफर्ट्स मतलब आप सामने से इनिशिएट कर रहे हो कुछ चीज़ें, जैसे आप खुद एक डेट प्लान कर रहे हो, कोई शॉर्ट ट्रिप है वो प्लान कर रहे हो या फिर कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो। सरप्राइज़ में लाइक कुछ डेकोरेट करके रख रहे हो उनके लिए सरप्राइज़ में, या फिर कुछ क्रिएटिव गिफ्ट बना रहे हो आप अपने हाथों से अपने स्पाउस के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको एफर्ट डालने चाहिए आपके मैरिज लाइफ में। सो इससे एक्साइटमेंट ऐड होती है और ये आपकी मैरिज लाइफ को काफ़ी अच्छे से रखेगा और इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो कम आएँगी। नाउ वीनस इन 4th हाउस, अगर आपका वीनस 4th हाउस में आपके D1 चार्ट और आपके D9 चार्ट में, सो इट शोज़ कि आपको एक हार्मोनियस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना चाहिए। मतलब आपका जो घर का जो एनवायरनमेंट होगा वो काफ़ी प्लीजेंट होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए और काफ़ी डिसेंट होना चाहिए। उसमें हार्मनी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है या फिर घर में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके आपका घर का जो है एनवायरनमेंट है वो प्लीजेंट होना चाहिए। इवन जो फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे होने चाहिए आपके एज अ कपल। आपका जो फैमिली का मतलब हम कहते हैं एम्बियंस जो होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको एक कंफर्ट फ़ील हो आपके घर में, ऐसा आपका घर होना चाहिए जहाँ पर आपको पीस फ़ील हो। इवन सर्टेन टाइप्स ऑफ लग्ज़री एंड फैसिलिटीज़ भी हो आपके घर में, ये आपको मेक श्योर करना चाहिए। लग्ज़री एंड फैसिलिटीज़ में हम देखते हैं कि सपोज़ एसी है आपके घर में या फिर कोई होम अप्लायंसेस है, जो हमारी लाइफ़ को ईज़ी बनाते हैं, थोड़ी-सी लग्ज़री ऐड करते हैं। जो फैसिलिटीज़ ऐड करते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ें होना, डेकोरेटिव चीज़ें होना थोड़ी बहुत, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके मैरिज लाइफ में भी। और यहाँ पर 4th हाउस दिखाता है आपके हार्ट को, यानी कि यहाँ पर आकर अगर वीनस बैठता है तो इट शोज़ कि आपको बहुत ही डीप कनेक्शन होगा आपके स्पाउस के साथ और आप भी काफ़ी अंदर से इमोशनल होंगे। सो इट शोज़ कि आपको इनर हार्मनी और इनर पीस पर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। आप जो अ, इमोशन फ़ील कर रहे हो आपके स्पाउस के साथ, उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मतलब आप आपके स्पाउस आपके लिए कुछ एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो और इनर पीस पर ध्यान दे रहे हो। मतलब जो एज़ कपल आपका जो इनर पीस है या फिर जो डीप इमोशनल बॉन्ड है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सुपरफिशियल बॉन्ड अगर ज़्यादा होगा, तो ये प्रॉब्लमैटिक होगा। यहाँ पर डीप बॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों एंड से। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो है कि एक-दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना। यानी कि समटाइम्स हम किसी की फीलिंग्स को जान नहीं पाते हैं। सर्टेन फीलिंग्स जो होती है वो मतलब हम उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स जो होती है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको हँसी में या फिर ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक अप्रिशिएशन होना चाहिए आपकी तरफ से भी आपके स्पाउस के लिए, उनकी जो भी फीलिंग्स हो उसमें। और यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में और आपकी रिलेशनशिप में दोनों में कंफर्टनेस लाना चाहिए कि आप आपके स्पाउस आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो ऑल द टाइम। ये आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए इस बात में। और टाइम टू टाइम जैसे मैंने बताया कि आपको आपके जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करने चाहिए, आपका लव, आपका अफेक्शन है। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटेड फील कर रहे हो आपके स्पाउस के लिए, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए उसको। इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे। इवन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए टाइम टू टाइम। और आपको आपके फैमिली के वैल्यूज़ पर फ़ोकस करना चाहिए दोनों को एज़ अ कपल। आपके जो फैमिली वैल्यूज़ है या फिर ट्रेडिशन है, तो उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको हैपीली अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उससे भी काफ़ी एक हार्मनी क्रिएट होगी आपके मैरिज लाइफ में। और जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसमें भी बैलेंस क्रिएट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे लोग
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनकी फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अटैच्ड होते हैं ऐसे लोग अपने स्पाउस के साथ। तो यहाँ पर ओवर इमोशंस या फिर ओवर अटैचमेंट से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसमें भी ऐसे लोगों को बैलेंस बना के रखना चाहिए। और अगर आपके स्पाउस को पसंद है लग्ज़री व्हीकल्स या फिर जैसे कि कार हो गया या फिर बाइक या ऐसे सारी चीज़ें व्हीकल्स स्पेशली, तो आपको व्हीकल भी आप गिफ्ट कर सकते हो आपके स्पाउस को। नाउ वीनस इन द 5th हाउस, अगर आपका वीनस 5th हाउस में है आपके D1 चार्ट और D9 चार्ट में, सो इट शोज़ कि आपको आपका जो लव एंड रोमांस है आपके मैरिज लाइफ में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपको, जो भी इवेंट्स है या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आपका लव एंड रोमांस को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको आपके मतलब अफेक्शन को और लव को टाइम टू टाइम एक्सप्रेस भी करना चाहिए थ्रू थॉटफुल जेस्चर्स। लाइक आप कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि कुछ आप डेकोरेशन करके रखा है अपने आपके स्पाउस के लिए, या फिर कुछ आप सरप्राइज़ गिफ्ट आप खुद से बना के दे रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए, थॉटफुल जेस्चर्स, जिससे वो जो लव एंड रोमांस है, वो बढ़ता रहे और उससे आपकी मैरिज लाइफ़ काफ़ी अच्छी चलेगी। और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्लेफुलनेस भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक पर्सन चिढ़ रहा है तो उसको सामने वाले को मतलब चिढ़ाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो जानबूझ के थोड़ा बहुत टीज़ करते हैं या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, रूठ जाना स्पेशली, या फिर थोड़ा-सा अकड़ के बात करना ऐसे। तो ये जो प्लेफुलनेस होती है, तो ये भी रहनी चाहिए टू सम एक्सटेंट, टू लाइक वो एक स्पार्क होता है जो मैरिज लाइफ में उसको अलाइव रखने के लिए। और यहाँ पर जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है उसको एनकरेज करना चाहिए। लाइक सपोज़ आपकी दोनों की जो भी कॉमन ऐसे हॉबीज़ हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, राइटिंग या फिर कुछ डेकोरेटिंग, ऐसी ऐसी कोई भी क्रिएटिव चीज़ें में जिसकी भी आप में मतलब ज़्यादा रुचि हो, उसमें आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए आपके स्पाउस के साथ। सपोज़ इवन यहाँ पर ये भी देखने मिलता है कि आप फ़ोटो शूट कर रहे हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो आपके स्पाउस के साथ या फिर वीडियोज़ बना रहे हो। नाउअडेज़ लॉट ऑफ पीपल शूट्स रील्स ऑल्सो फॉर देयर स्टोरीज़ एंड स्टेटस। सो इससे भी आपका जो मैरिज लाइफ में बॉन्ड है वो इंक्रीज़ होगा। उससे मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चल सकती है। यू कैन गो ऑन अ रोमांटिक डेट ऑल्सो, यू कैन गो ऑन अ मूवी डेट ऑल्सो। मतलब जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मूवी हो गया या फिर इवन कोई शोज़ है, थिएटर्स है या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी का शो है या ऐसे कोई भी आप शो में जा सकते हो, या फिर कोई रोमांटिक डेट पर जा सकते हो आप। यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ, ये बहुत ही की फैक्टर हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके स्पाउस के साथ, ये बहुत ही नेसेसरी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कमिटेड और लॉयल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हियर अगर यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मतलब आपके मैरिज लाइफ के अलावा कुछ और अट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए आपको कमिटेड एंड लॉयल रहना चाहिए और आपको अपनी मैरिज लाइफ में इंटिमेसी और टुगेदरनेस को बढ़ाना चाहिए। ये वैसे ही ज़्यादा होता है, ये लोग काफ़ी रोमांटिक एंड एक्सप्रेसिव होते हैं, बट आपको और वो इंटिमेसी और टुगेदरनेस को हमेशा बना के रखना है और उसको बैलेंस में रखना है। ऐसे नहीं है कभी आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एंड रोमांटिक हो जाते हो और कभी वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसा वो प्लस एंड माइनस नहीं होना चाहिए, वो थ्रू आउट एक बैलेंस में रहना चाहिए। सो इससे आपका वो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो आप कर पाओगे। नाउ वीनस इन द 6th हाउस, अगर आपके वीनस 6th हाउस में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट और आपके D9 चार्ट में, सो ये दिखाता है आपको म्यूचुअल सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली इन डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। मतलब आपकी सपोज़ पर्सनल लाइफ में, मतलब
आपके जो प्राइवेट लाइफ में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्पेशली डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में एज अ करियर में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दोनों में आपको सपोर्ट बना के रखना चाहिए। सपोज़ वाइफ भी जॉब कर रही है और हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, तो सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए एक दूसरे की जॉब के लिए। सपोज दोनों काम पे जा रहे हैं तो एक काम इन्होंने कर लिया, एक काम इसने कर लिया, ऐसे दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, म्यूचुअल म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए। और हम कहते हैं ना, एक एक तरफ ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, तो इससे मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। और यहाँ पर पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे आप, तो यहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने उधर पेशेंस नहीं दिखाया या फिर आपने आपके साइड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों एंड से आपको पेशेंस रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ जितना हो सके उतना करना है, एंड फॉरगिवनेस रखना है रिलेशनशिप में। मतलब ग्रजेस होते हैं उसको पकड़ के नहीं रखना है, आपको फॉरगिवनेस रखना है। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा, आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। और आपको आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ आपके पार्टनर के हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको आपके स्पाउस को एनकरेज करना चाहिए टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ़स्टाइल। स्पेशली आपको ये टुगेदर करना चाहिए ये एक्टिविटी, लाइक आप जिम कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर साथ में मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें आप साथ में कर रहे हो तो ये और भी बेटर है। आपको एक-दूसरे की हेल्थ को भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि आप एक-दूसरे की हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उनकी डेली रूटीन का ध्यान रख रहे हो, वो कैसा है, सही है कि नहीं है, उनका टाइम से सोना, उठना, खाना-पीना, अ, टाइम से वो दवाई ले रहे हैं कि नहीं, अ, उनकी डाइट अच्छी है कि नहीं, इस सब का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इससे भी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। और यहाँ पर अ एकदम प्रैक्टिकल होके, ऑनेस्ट होके और ओपन कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आएगा और वहाँ पर आप डिप्लोमेसी या फिर मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो, तो ये इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा और बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से आपको ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली टू रिज़ॉल्व सम इश्यू। अ अ, अगर वो बढ़ रहे हैं तो आपको उसको कम्युनिकेशन से कम करना चाहिए। और आपको आपके मैरिज लाइफ में म्यूचुअल एफर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए कि दोनों साइड से एफर्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली इमोशनली भी दोनों साइड से एफर्ट्स आ रहे हैं कि इमोशनली एक पर्सन वीक हो रहा है तो दूसरा उसको समझा रहा है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा वाइसा वर्सा होना चाहिए। फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहना चाहिए, जो भी है सिचुएशन उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और प्रैक्टिकली भी दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहना चाहिए। और यहाँ पर अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरीली कुछ चीज़ों पर पैसे जा रहे हैं आपके, तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोनों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। एज़ अ कपल आपका जो पैसा है, वो कहाँ पर जा रहा है, हाउ कैन यू अचीव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए बेसिकली। एंड यहाँ पर आपको सेल्फलेस अप्रोच रखना चाहिए रिलेशनशिप में। मतलब आपको सेल्फिश नहीं बनना है, सिर्फ़ मेरा, मेरा, मेरा ऐसा। अ, आपको यूनियनशिप पे ध्यान देना है। तो आपकी सामने वाले की क्या नीड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, रादर देन हाउ यू फीलिंग, हाउ यू एक्सपीरियंसिंग, इससे ज़्यादा हाउ अदर इज़ एक्सपीरियंसिंग, लाइक सामने वाला कैसा है उस एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कैसे फ़ील कर रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। और जब भी कोई मेजर इश्यू आ रहा है आपके मैरिज लाइफ में, बहुत ही सीरियस इश्यू आ रहा है आपके मैरिज लाइफ में किसी भी वजह से, तो आपको टाइम और सिचुएशन को देखकर डॉक्टर को या फिर काउंसलर को, थेरेपिस्ट को या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर को या फिर कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर या फिर काउंसलर, थेरेपिस्ट को
कोई बड़ा अगर इश्यू क्रिएट हो रहा है तो उनकी हेल्प से ही रिज़ॉल्व हो सकता है। सो आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए इफ आपके मैरिज लाइफ में कुछ बड़ा इश्यू आता है तब। नाउ वीनस इन द 7th हाउस, अगर आपका वीनस 7th हाउस में है आपके D9 चार्ट में और आपके D1 चार्ट में, सो इट शोज़ के यहाँ पर रोमांस, लव एंड अफेक्शन को आपको लाना चाहिए आपके मैरिज लाइफ में। आपको हमेशा वो जो स्पार्क है अ, वो बनाए रखना है आपके थ्रू आउट मैरिज लाइफ में। कभी आप बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटेड होके रोमांस एक्सप्रेस कर रहे हो और कभी वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक हार्मनी क्रिएट करके रखनी चाहिए, क्योंकि 7th हाउस यहाँ पर लिब्रा साइन आती है जो वीनस की ही साइन है और वो बैलेंस दिखाती है। यहाँ पर जो आप साइन देखोगे इसकी तो वो भी एक बैलेंस होती है। तो वो जो बैलेंस है वो आपके 7th हाउस के हर एस्पेक्ट पर लागू होनी चाहिए। मतलब आपको आपके रिलेशनशिप में भी वो बैलेंस लाना है और सभी चीज़ों में वो बैलेंस ला के रखना है। लाइक आपको आपके लव को एक्सप्रेस करना है थॉटफुल जेस्चर्स से, लाइक कुछ कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हो आपके स्पाउस को, या फिर सरप्राइजेस प्लान कर रहे हो उनके लिए, या फिर कोई थॉटफुल गिफ्ट उनको दे रहे हो, कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हो। सपोज कुछ डेकोरेशन करके रखा है बहुत अच्छा उनके लिए, या फिर गिफ्ट्स दे रहे हो डेकोरेटिव, सॉरी, क्रिएटिव गिफ्ट्स दे रहे हो अपने हाथों से, या फिर कस्टमाइज जो गिफ्ट्स होते हैं ऐसा। तो ऐसे कुछ भी आप थॉटफुल जेस्चर्स से अपना लव एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये होना चाहिए आपके मैरिज लाइफ में। इससे आपके रिलेशनशिप काफ़ी वाइब्रेंट बनेगी और वो जो स्पार्क होता है वो रहेगा। और यहाँ पर प्लेफुलनेस भी होनी चाहिए आपके मैरिज लाइफ में। जैसे कि कोई एक कुछ बात से चिढ़ जाता है तो दूसरा उसको थोड़ा बहुत जानबूझ के चिढ़ा रहा है, या फिर जानबूझ के रूठ जाना अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो ये सारी जो प्लेफुलनेस होती है रिलेशनशिप में, तो ये भी आप रख सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट, जिससे आपके वो जो स्पार्क होता है वो रहे। और यहाँ पर म्यूचुअल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पर आउटर ब्यूटी पे, या फिर जो सुपरफिशियल बॉन्ड है उस पे ध्यान ना देकर आप इनर ब्यूटी, या फिर जो डीप कनेक्शन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो डीप रूटेड इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो सेंसुअलिटीज़ है उसको फुलफ़िल करना, वो जो प्लेज़र्स है उसको एक्सपीरियंस करना टाइम टू टाइम, ये भी ज़रूरी है मैरिज लाइफ़ में। एंड यहाँ पर आपको ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड करनी चाहिए मतलब टाइमली बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर लॉयल्टी कम पड़ रही है तो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ये लिब्रा साइन है, यहाँ पर जो 7th हाउस में फॉल होती है, वीनस की साइन है व्हिच शोज़ द बैलेंस। आपको बैलेंस हर चीज़ में बना के रखना है। जैसे मैंने पहले बताया लव एंड रोमांस में, तो ये ड्यूटीज़ पर भी लागू होता है। जैसे कि एज़ अ कपल आपकी जो ड्यूटी है उसमें भी बैलेंस होना चाहिए कि इक्वली डिवाइडेड है ड्यूटीज़ दोनों के लिए। कम्युनिकेशन दोनों साइड से बराबर हो रहा है। कभी बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी आप नहीं कर रहे हो कम्युनिकेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिज़िकल इंटीमेसी भी सपोज़ कुछ दिन काफ़ी अच्छी होती है, कुछ टाइम नहीं होती है फिज़िकल इंटीमेसी, तो इससे भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको सभी चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। सो इससे आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स दिखेंगे आपके मैरिज लाइफ़ में। और यहाँ पर आपका जो क्वालिटी टाइम होता है, वो स्पेंड करना चाहिए आपके स्पाउस के साथ। यानी कि आपको बेसिकली टाइम देना है आपके स्पाउस को, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। सो इससे भी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको यूनियनशिप बढ़ानी है, पार्टनरशिप या फिर टुगेदरनेस को इंक्रीज़ करना है रादर देन इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा देकर। यहाँ पर एक आप इंडिविजुअल पर्सन नहीं हो, 2 लोग हो, यूनियनशिप है, पार्टनरशिप है, ऐसा रहना चाहिए। दोनों के डिसीजंस, दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए।
ऐसे दोनों की डिसलाइक मैच होनी चाहिए। तो ऐसा सारा जो भी चीज़ें हैं उसमें दोनों की जो ओपिनियंस है, दोनों का जो डिसीजन है वो होना चाहिए हर चीज़ों में। तो ये ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। नाउ वीनस इन द 8th हाउस, अगर आपका वीनस 8th हाउस में है आपके D9 चार्ट में या फिर D1 चार्ट में, सो इट शोज़ कि आपको इमोशनल और फिज़िकल इंटीमेसी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 8th हाउस है वो काफ़ी डीप रूटेड इमोशंस को दिखाता है। इवन इट शोज़ द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल बॉन्ड पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको आपके पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड को बढ़ाना चाहिए। सेम टाइम जो उनके डीप इमोशंस होते हैं उन पर भी मतलब आपको ध्यान देना चाहिए। वो इमोशंस को आप समझ रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और उन मतलब उन पर आप वर्क कर रहे हो, तो ये भी होना चाहिए। और आपकी फिज़िकल इंटीमेसी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इससे आपकी मैरिज लाइफ़ काफ़ी अच्छी चलेगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। कुछ बात आप छुपा रहे हो या फिर कुछ नहीं बता रहे हो या फिर कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए आपको आपके स्पाउस के साथ। ट्रांसपेरेंसी बना के रखना चाहिए। तो इससे ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट्स आएँगे। और 8th हाउस में ये दिखाता है कि अ, आपकी लाइफ में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, स्पेशली आपके मैरिज लाइफ में कुछ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए आपके स्पाउस को। सपोज़ आपके स्पाउस का ट्रांसफ़र हो गया, जॉब है और कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो आपको सपोज़ कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए अलग रहना पड़ रहा है। तो थोड़ा आप अप्रिशिएट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उस टाइम फेज़ को भी। आपके स्पाउस का बिज़नेस है, उसमें काफ़ी लॉस हो गया है, बहुत ही बैंकरप्सी हो गई है, फिर ऐसी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं बहुत ही लाइफ़ में। तो हर एक टाइम में आप सपोर्ट कर रहे हो जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं लाइफ़ में, तो ये होना चाहिए। काफ़ी आपको सपोर्टिव रहना है हर चीज़ों में। इवन वो इमोशनल नीड्स भी हो सकती है, जो स्पाउस डिमांड कर सकते हैं आपसे, तो उसमें भी आपको सपोर्टिव रहना चाहिए। और यहाँ पर जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप दोनों एक साथ जॉइंट एसेट्स या फिर जॉइंट फाइनेंस पर काम कर रहे हो और इसमें दोनों का जो हम कहते हैं ना अग्रीमेंट है, तो ये काफ़ी मैटर करता है। इससे भी काफ़ी एक यूनियनशिप क्रिएट होता है मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर स्पिरिचुअल या फिर मिस्टिकल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो साथ में। लाइक आप साथ में मेडिटेशन कर सकते हो या फिर योगा हो गया या फिर कुछ भी हीलिंग चीज़ें होती हैं। सपोज़ आपको कुछ नहीं तो हीलिंग म्यूज़िक सुनना पसंद होगा, तो दोनों बैठ के साथ में हीलिंग म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर कुछ अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी हो गया, इस तरह रिलेटेड चीज़ें कुछ डिस्कस कर रहे हो या फिर इनके एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तंत्र में इंटरेस्ट है वो परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो इस सारी चीज़ों से भी आपका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर आपको फ़ॉरगिवनेस रखनी चाहिए। आपको लेट गो करना आना चाहिए। आपको अगर आप ग्रजेस को पकड़ के रख रहे हो और डेवलप होने दे रहे हो इश्यूज़ को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएँगी। इसीलिए आप में फ़ॉरगिवनेस होना चाहिए। चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए आपको। आपको कोई ग्रजेस को पकड़ के नहीं रखना है। सो इससे भी काफ़ी इश्यूज़ जो क्रिएट हो सकते हैं वो नहीं होंगे। और आपको काफ़ी प्राइवेट एंड सिक्योर रिलेशनशिप रखना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए। आपका जो एज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ जो आपका रिलेशनशिप होगा, वो काफ़ी प्राइवेट होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ भी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, तो वो लोगों को या फिर थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। वो काफ़ी प्राइवेट एंड सिक्योर होना चाहिए आपका रिलेशनशिप, आपके मैरिज लाइफ़ की बातें और ये सारी चीज़ें। इवन यहाँ पर ये दिखाता है कि अ, आपके स्पाउस के जो इंटेंस इमोशंस होंगे या फिर इंटेंस फीलिंग्स होगी, उनको भी आपको नर्चर और कैटर करना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर मतलब किसी भी एक की काफ़ी इंटेंस इमोशंस हो सकते हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ों को काफ़ी इंटेंसली फ़ील कर सकते हैं। तो इससे मतलब अगर सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है या फिर अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इसकी वजह से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, तो इससे काफ़ी डीप रूटेड बॉन्ड क्रिएट होता है, तो इससे मैरिज लाइफ़ काफ़ी अच्छी चलती है। वीनस इन 9th हाउस, अगर आपका वीनस 9th हाउस में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट या फिर आपके D9 चार्ट में, तो ये दिखाता है आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ानी चाहिए। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस साथ में परफॉर्म कर रहे हो या फिर कुछ फिलोसॉफिकल बिलीव्स है उस पर साथ में काम कर रहे हो। ये आप कर सकते हो लाइक यहाँ पर आप फिलोसॉफिकल चीज़ें डिस्कस कर रहे हो या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो साथ में कर रहे हो या फिर कुछ रिलीजियस चीज़ है, यानी कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो गई ट्रेडिशनल या फिर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, हमारे जो त्योहार आते हैं, ट्रेडिशंस है हमारे, उसमें कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें साथ में परफॉर्म करना, साथ में पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, तो ये सब आप साथ में कर सकते हो। यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब सपोज़ स्पाउस है और मतलब आपके घर में एक चीज़ होती है, सर्टेन चीज़ फ़ॉलो होती है और सामने वाले के घर में ट्रेडिशन वाइज़ दूसरी चीज़ फ़ॉलो होती है। तो आपको ये दोनों डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो कल्चर है उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, तो हर एक मतलब डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आप 9th हाउस में है वीनस, सो इट्स शोज़ कि आपको पिलग्रिमेज पे ट्रैवल करना चाहिए आपके स्पाउस के साथ। कोई भी तीर्थ स्थल आप दूर के जो होते हैं, वहाँ पर आपके स्पाउस के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे आप जा सकते हो कहीं पे भी आपके स्पाउस के साथ। इससे भी काफ़ी अच्छे आपके मैरिज लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। आपका बेसिकली लक अनलॉक होता है यहाँ पर। जो प्रारब्ध के कर्मा है उसमें थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आता है और वो उससे जो लक है वो एक्टिवेट होता है। सो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, स्पेशली टू पिलग्रिमेज। और यहाँ पर आपके स्पाउस के जो बिलीव्स है, वैल्यू सिस्टम है या फिर मोरल्स, एथिक्स है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब सपोज़ यहाँ पर आपके सर्टेन बिलीव्स है और सामने वाले के जो बिलीव्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। मतलब आप भले ये आपके साइड से बिलीव रख रहे हो, पर उनके बिलीव को भी अपोज़ नहीं करना है, पर अप्रिशिएट करना है। सो इससे ये बॉन्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी और एक-दूसरे का जो इंटेलेक्चुअल या फिर फिलोसॉफ़िकल नॉलेज है, उसको शेयर करना चाहिए और इंटेलेक्चुअली और फिलोसॉफ़िकल डिस्कशंस करनी चाहिए। इससे भी काफ़ी बॉन्ड है वो अच्छा और डीप रूटेड होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को हायर नॉलेज में इंटरेस्ट हो सकता है, हायर नॉलेज गेन करने में, शेयर करने में, दोनों में इंटरेस्ट हो सकता है इसकी वजह से। और यहाँ पर आपको आपके रिलेशनशिप में राइटियसनेस लाना है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एथिकल, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको लॉयल्टी रखनी है टुवर्ड्स योर स्पाउस, कमिटमेंट रखना है। तभी ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक यहाँ पर बॉन्ड हो क्रिएट होता है। यहाँ पर जो 9th हाउस में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है अगर वीनस, तो यहाँ पर मैंने सर्टेन केसेस में देखा है कि ये डिवाइन लव काइंड ऑफ भी थिंग दे सकता है, यहाँ जहाँ पर हम कहते हैं ना डिवोटेड है ऐसे पर्सन सामने वाले को लेकर, कि फुल्ली डिवोटेड है, जो डिवाइन लव हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऐसे भी काइंड ऑफ इनका लव हो सकता है अपने स्पाउस के लिए अगर बहुत ही बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए आपके अंदर से लाने को, तो आपका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा चलेगा इससे भी। और अगर आपके स्पाउस को कोई हायर स्टडी परस्यू करनी है या फिर कुछ न्यू स्किल्स सीखनी है, उस पर काम करना है या फिर कोई भी नॉलेज लेना है, तो आपको उनको
अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए उसमें भी। और आपकी स्पाउस की जो ड्यूटीज़ है, दोनों को बैलेंस वे में फुलफ़िल करना है। मतलब ये नहीं है कि एक पर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ओवरबर्डन आ गया है और एक पर नहीं है। आपको म्यूचुअली मतलब दोनों को इक्वली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ उठानी चाहिए। सो इससे मैरिज लाइफ़ में जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी फ्रूटफुल मैरिज लाइफ़ होती है। नाउ वीनस इन 10th हाउस, अगर आपका वीनस 10th हाउस में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट या फिर आपके D9 चार्ट में, सो इट शोज़ के आपको आपके पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए। ये वीनस जो है वो हार्मनी को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, स्पेशली थ्रू हम कहते हैं ना सर्टेन टाइप ऑफ डिप्लोमेसी से या फिर मैनिपुलेशन से। सो जो रिलेशनशिप है उसको सही रखने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने में आप सक्सेसफुल होते हो तो आपकी मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलेगी। और अगर यहाँ पर ये बैलेंस बिगड़ता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखने मिल सकता है। यहाँ पर आपके जो स्पाउस के जो करियर है, उनके जो करियर गोल्स हैं, एम्बिशंस है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनकी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उनको सपोर्ट करना चाहिए उनके करियर में। उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं, मतलब उनके जो प्रोफ़ेशनल अचीवमेंट्स हैं, उनके करियर में, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो 10th हाउस है वो सोशल लाइफ को भी दिखाता है, सोसाइटी को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको अ, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट करना चाहिए एज़ अ कपल। मतलब आपको सोशल एक्टिविटीज़ ल जैसे कि शादियों में जाना, कोई सोशल इवेंट्स हो गए, उसमें एज़ अ कपल जाना, ये रखना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना। इससे भी आपको काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने मिलेंगे। इवन आपकी जो पब्लिक इमेज है एज़ अ कपल, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी है। मतलब लोग आपके बारे में एज़ अ कपल क्या सोच रहे हैं। मतलब इनकी मैरिज लाइफ़ बहुत अच्छी है, ये एक स्वीट कपल है, ऐसा मतलब क्या सोच रहे हैं आपको आपके मैरिज लाइफ़ के, पब्लिक इमेज क्या है आपकी एज़ अ कपल, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। ये आपको मेंटेन रखना चाहिए, आपको आपकी मैरिज लाइफ़ की जो चीज़ें हैं, जो पब्लिकली लोगों को पता है वो। और यहाँ पर जो अफ़ेक्शन है आपका आपके स्पाउस को लेकर, वो आपको पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब सबके सामने वो एक्सप्रेस करना चाहिए। आपके फैमिली के सामने, रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स सर्कल्स के सामने। अ, वो जो अफ़ेक्शन है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए सबके सामने। सो देन इट शोज़ के यहाँ पर काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने मिलेंगे मैरिज लाइफ़ में। और यहाँ पर इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक-दूसरे की इंडिविजुअलिटी को। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम सिर्फ़ सेल्फ़िश होकर सोच रहे हैं, हम दोनों की जो इंडिविजुअल नीड्स है, उसको भी समझकर उसको कैटर करना चाहिए, तो इससे काफ़ी डीप रूटेड इमोशनल बॉन्ड बनने में हेल्प मिलती है। नाउ वीनस इन द 11th हाउस, अगर आपका वीनस 11th हाउस में है आपके D1 चार्ट में या फिर आपके D9 चार्ट में, सो इट शोज़ कि आपको जो शेयर्ड गोल्स एंड एस्पिरेशंस है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके आपके लाइफ में क्या गोल्स है और आपके स्पाउस के उनकी लाइफ में क्या गोल्स है, क्या एस्पिरेशंस है, ये दोनों पर आपको साथ में वर्क करना चाहिए। एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए अपने अपने खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए। या फिर आपके साथ में एक गोल है कि दोनों को इतनी वेल्थ इकट्ठा करनी है या फिर ये स्टेटस, ये लाइफ़स्टाइल अचीव करनी है, तो दोनों को साथ में काम कर रहे हो आप, तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। यहाँ पर आपके जो स्पाउस के जो गोल्स हैं एंड ड्रीम्स हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब अगर उनके कोई ऐसे ड्रीम्स है, सपोज़ उनको कुछ पर्स्यू करना है, कुछ सीखना है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और 11th हाउस है वो हमारे जो नेटवर्क सर्कल्स और जो हमारे कनेक्शंस होते हैं उसको दिखाता है।
और ये सर्टेन एक्सटेंट तक सोशल लाइफ को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आपको एज़ अ कपल सोशली एक्टिव रहना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ घूमने जा सकते हो, मतलब आपके सपोज़ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ घूमने जा सकते हो एज़ अ कपल, दोनों साथ में। और या फिर आपके आस-पास में कोई फ्रेंड्स है, तो उनके साथ आप घूमने जा रहे हो बाहर, कलीग्स हैं उनके साथ जा रहे हो कहीं पर, तो ये आपको सोशली एक्टिव रहना है, या फिर रिलेटिव्स, या फिर अ, कज़िन्स, या किसी के भी साथ। इवन ये दिखाता है कि आपको आपके स्पाउस के साथ फ्रेंडशिप रखनी है। फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा और पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देगा। और आपके स्पाउस की आपको हर विशेज़ को पूरा करना है। मतलब उनकी जो भी विशेज़ है, या फिर जो भी डिमांड है, या जो भी डिज़ायर्स हैं उनकी, उनको आपको फुलफ़िल करना है। छोटी से मतलब कुछ भी हो सकती है वो, सपोज़ उनको कपड़े खरीदने हैं, शूज़ खरीदना है, कुछ मेकअप का सामान खरीदना है, या एक्स वाई ज़ेड ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए है, या उनको चाहिए कि आप उनको सरप्राइज़ दो, टाइम टू टाइम गिफ्ट्स दो, या फिर सर्टेन चीज़ें करो उनके लिए। तो आपको ये सारी विशेज़ एंड डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करना है। इवन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशंस में बैलेंस बना के रखना चाहिए। अ, मतलब यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशंस भी कभी-कभी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, कि आप आपके आपके साइड से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे और सामने वाला वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो आपको हर्ट होगा और इससे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस है और आपकी नीड्स है उसको बैलेंस करके रखना है। और आपको ग्रेटफुल रहना है, और आपको जेनरॉसिटी प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको जेनरस रहना है, और जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी चीज़ मिली है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। एंड आप जो भी अचीवमेंट्स है, सपोज़ आपके स्पाउस को उनके करियर में कुछ अचीवमेंट्स मिल रही है, तो उसको सेलिब्रेट करना है आपको। आपके स्पाउस के जो एस्पिरेशंस है लाइफ में, उसको उनके लिए उनको मोटिवेट करना है। तो इस सब से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलेंगे मैरिज लाइफ़ में। नाउ वीनस इन द 12th हाउस। अगर आपका वीनस 12th हाउस में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट और आपके D9 चार्ट में, सो इट शोज़ कि आपको आपके स्पाउस के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन बना के रखना चाहिए, और आपको इस पर काम करना चाहिए। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने स्पाउस की इमोशनल नीड्स को समझेंगे, उनके जो इमोशंस हैं उनको डिकोड करके उन पर वर्क करेंगे, उनकी इमोशनल नीड्स को कैटर करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और मैरिज लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो 12th हाउस है, अ, वो दिखाता है कि इट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। और यहाँ पर ये बेसिकली ओशन शो करता है, पाइसेस साइन होती है तो ऐसे लोगों के इमोशंस काफ़ी डीप होते हैं, लाइक ओशंस। और उनको समझ के उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपकी मैरिज लाइफ में। यहाँ पर 12th हाउस सेंसुअलिटी को भी दिखाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर आपको फिज़िकल इंटीमेसी भी बढ़ानी चाहिए। फिज़िकल इंटीमेसी आपको टाइम टू टाइम रखनी चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे आपके मैरिज लाइफ में। और आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए सोने से पहले। मतलब जो हमारा 12th हाउस है वो बेड को दिखाता है, बेडरूम को दिखाता है, और बेड टाइम को दिखाता है जब हम सोने जाते हैं तो। तो हम सपोज़ आप जब भी बेडरूम में आप सोने के लिए जा रहे हो, तो आप सर्टेन चीज़ें डिस्कस कर सकते हो आपके स्पाउस के साथ, कुछ अच्छी बातें कर सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो। तो इससे काफ़ी जो इमोशनल बॉन्ड है वो बनने में हेल्प मिलती है, और इससे मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है। यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिल सकती है कि आप अगर बेडरूम को डेकोरेट कर रहे हो, या मतलब बेडरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको प्लीजेंट बना रहे हो, काफ़ी रोमांटिक वाइब्स आती है अगर आपके बेडरूम से, ऐसा आप माहौल क्रिएट करके रख रहे हो, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जेनरस रहना है और काइंड रहना है हर चीज़ को लेकर। अगर आपकी तरफ से वो जेनरॉसिटी नहीं होगी या फिर वो काइंडनेस नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जो 12th हाउस होता है उसमें वीनस जो है वो उच्च का हो जाता है 12वें घर में। तो यहाँ पर वो हाईली मटेरियलिस्टिक डिमांड्स रखता है पर्सन पे, क्योंकि वीनस यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी काफ़ी हाईली एक्टिवेटेड होती है। तो यहाँ पर इसके वजह से आपको आपके स्पाउस के हर एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है। जैसे कि उनको सपोज़ कुछ भी मटेरियलिस्टिक उनकी डिज़ायर्स है, सपोज़ उनको कुछ फूड चाहिए है, ट्रैवल करना है कहीं पर, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ मतलब मूवी पर स्पेंड करना है या फिर कोई कॉमेडियन शोज़ होता है वहाँ पर जाना है, थिएटर्स में हो गया या फिर ऐसी सारी चीज़ों पर स्पेंड करना है, कुछ फ़ैशन कपड़े हो गए, मेकअप का सामान हो गया, ऐसी सारी चीज़ों पर उनको स्पेंड करना है। तो यहाँ पर ये डिज़ायर्स को टाइम टू टाइम फुलफ़िल करते रहना चाहिए, सो दैट आपकी मैरिज लाइफ़ यहाँ पर अच्छी चलेगी। और आपको यहाँ पर प्राइवेसी रखनी चाहिए आपकी मैरिज लाइफ में। आपके आपको प्राइवेट मोमेंट्स मिलने चाहिए मैरिज लाइफ में। सपोज़ आप आपके काम में बहुत बिज़ी हो या फिर एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो ड्यू टू सम वर्क, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको प्राइवेट मोमेंट्स मिलने चाहिए। आपको प्राइवेसी फ़ील होनी चाहिए मैरिज लाइफ में, तो इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। और आप ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हो, सिंस 12th हाउस है वो फॉरेन को दिखाता है, तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो या फिर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप कर सकते हो, स्पेशली आइसोलेटेड प्लेसेस पर, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन को भी दिखाता है। सो आइसोलेटेड प्लेसेस में जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं, आप एक प्राइवेसी फील कर सकते हो ऐसी चीज़ों पर। मतलब सपोज़ कोई विला में आप रह रहे हो, कहीं बाहर गए तो भी, तो ऐसे मतलब कोई काइंड ऑफ आइसोलेटेड प्लेसेस पर आप जा सकते हो। और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। सो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉन्ड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको आपके स्पाउस के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड बढ़ाना चाहिए और इससे आपका जो डीप रूटेड बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी इससे, क्योंकि जितना स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करोगे आपके स्पाउस के साथ उतना ही ब्यूटीफुल यहाँ पर रिजल्ट्स देखने मिलते हैं आपके मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर आपके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उस वो आपको बैलेंस करके रखने चाहिए। मतलब आपके जो भी चीज़ों को लेकर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपको लिमिट में रखने चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फाइनेंशियल बर्डन ना क्रिएट हो आप पे। और आपको एनकरेज करना चाहिए माइंडफुल स्पेंडिंग्स पर। मतलब आप थॉटफुली स्पेंड कर रहे हो सारी चीज़ों को लेकर फाइनेंशियली, तो ये आपको एनकरेज करना चाहिए एज अ कपल। एंड यहाँ पर आपको एक्सप्रेसिव भी रहना चाहिए। ऐसे लोग होते ही एक्सप्रेसिव, पर इनको उनके जो डीप रूटेड इमोशंस है उसको एक्सप्रेस टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। सो इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। So this is all for what you should do in your marriage life to make it more successful and make it more better. So ये हमने डूज देख ली है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डोंट्स पर देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, कि जिससे आपकी मैरिज लाइफ खराब होने से बचे और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले। So if you like this video, please like, share and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description. We will meet in the next video. Till then, bye bye.